शहनाज ने वो सूप का आखिरी चम्मच उन्हें पिलाया और फिर आहिस्तगी से रुमाल के कोने से उनका मुंह साफ किया था। इतने में मरियम फल काट कर प्लेट उनके पास रख चुकी थी। थोड़ा सा खा लें, बस ये एक सेब ही तो है खाला जी। उन्होंने काश उनकी तरफ बढ़ाई थी और बगौर उसे ही देख रही थी वो। कितनी कितनी कमज़ोर हो गई है तू, खुद भी खा। वो हंस पड़ी। मैं कहाँ से कमज़ोर लग रही हूँ खाला जी, देखें तो सही, इतनी मोटी गुब्बारा सी तो बन गई हूँ। उन्होंने पानी का ग्लास भरा था। सोनिया ना आई, बड़े दिन से उसे देखा नहीं। शहनाज ने एहतियात से ग्लास उनके लबों से लगा दिया। मैं पैगाम दे दूंगी आपका, उसे लगा लेगी चक्कर, बस घर में ही मसरूफ़ होती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। मरियम बगौर उन्हीं को देख रही थी। मेरी बेटी, मुझे पता है उसे मेरी चाहत है, बस गुस्से की ज़रा तेज़ है, पर मुझसे मोहब्बत करती है जैसे तू करती है। आप लेटेंगी अब कुछ देर? आपको लेटाऊं? उन्होंने होले से असबात में गर्दन हिला दी थी। तभी बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। मरियम ने उठना चाहा लेकिन शहनाज ने मना कर दिया। तुम खाला जी को लेटाने में मेरी मदद करो, बाहर आलिया देख लेगी। कुछ ही देर में दरवाजे पर आहट हुई और कदमों की चाप सुनाई दी थी। शहनाज ने रुख मोड़ कर देखा तो सोनिया खड़ी नफरत भरी गुस्सील नजरों से उसी को घूर रही थी। जियाद ने शौक नजरों से माँ को देखा और फिर बाप को। मेरा रिश्ता? ताई अम्मी ने इस बात में गर्दन हिला दी थी। मेरा रिश्ता तय कराए और मुझे अब बता रहे हैं? वो अभी तक सदमे में था। जियाद बेटा, तुम, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला और मेरी मर्जी जानने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। क्या है तेरी मर्जी? ताया अब्बू ने फौरन पूछा। अब भी मत पूछिए अब्बू, इतनी जहमत भी क्यों? डायरेक्ट कार्ड भेजिएगा ना कि फलां दिन तुम्हारी शादी है, आ जाना। तू ओवर रिएक्ट कर रहा है यार। बहजाद भी वहीं था। बेजारी से कहा तो जियाद ने उसकी तरफ खिफ़त से देखा। 21वीं सदी में लड़के का रिश्ता उससे पूछे बगैर तय करके आ जाना, और आपको लगता है कि ओवर रिएक्ट हो रहा है? नहीं, वो फौरन बोला, दिमाग से सोच, इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता है? कोई ससुर है नहीं, सास और साली हैं बस, बाकी रिश्तेदार वही जो तेरे भी रिश्तेदार हैं। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, बेतहाशा दौलत की मालिक। वो ज़रा रुका। अब बोल, क्या बुराई है इस रिश्ते में? वो ज़रा देर को खामोश रह गया। ताया अब्बू खंकारे थे। वो अरशद की यतीम है बेटा, तुम कुछ भी कहो, मैंने अपने भाई के मुंह को रिश्ता जोड़ा है उसके साथ। रही दौलत और घर बार तो अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। मैंने किसी लालच में ये काम नहीं किया। वो लब काटता रह गया। तुझे कोई और लड़की पसंद है क्या? निरी ड्रामेबाजी। सारी जिंदगी मेरी माँ की चापलूसियां कर कर के दिल नहीं भरा तेरा, जो अब आखिरी वक्तों में भी सर पर पहुंच गई। उन्होंने नफरत से शहनाज से कहा था। अब क्या रह गया है इस बेचारी औरत के पास जिसकी तमन्ना है तुझे? अब क्या छीनना चाहती है तू? बोल। सोनिया, तुम अब ज्यादती कर रही हो। वो तंजन हंसी। ज्यादती? और मैं? हाँ, बीबी जी होश करो, वो जहरखंद लहजे में बोली थी। ज्यादती इसे कहते हैं जो मेरे साथ की गई है, हमेशा से। पहले मेरे निवाले छीने तुमने, फिर मेरी माँ, मेरा घर, और जब उससे भी दिल नहीं भरा तो मेरी चाहत भी। वो कहकर रुकी नहीं थी। आइंदा इस घर में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मुझे कोई एतराज़ नहीं है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। शहनाज खुशी से निहाल हो गई थी और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। मेरी बच्ची। वो खामोश रह गई। देखना, अल्लाह पाक तुझे कितनी ढेर सारी खुशियों से नवाजेगा। कितना मुबारक दिन है आज। अभी कल ही भाभी पूछ रही थी कि क्या फ़ैसला लिया मरियम ने। शाम में ही मिठाई की टोकरी लिए ताई और बड़े ताया आ गए थे। मेरी बेटी, बस आज से ये मेरी अमानत है शहनाज, आप ही की बेटी है भाई साहब। अरशद आज जिंदा होता तो कितना खुश होता ना। जाने वाले कहने को तो चले जाते हैं, लेकिन दर हकीकत वो हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं। हर खुशी, हर गमी में उनका हिस्सा हमेशा के लिए बाकी रह जाता है। खुशबू भरी भाप उड़ाते पराठे को तवे से उतार कर उन्होंने चूल्हा बंद किया था। चाय का कप उस ट्रे में रखकर वो बाहर आई थी। डाइनिंग पर जियाद बैठा अंगड़ाइयाँ ले रहा था। कल मुरसलीन आया था, तुम्हारा पूछ रहा था। उन्होंने नाश्ते की ट्रे उसके सामने रखी थी। ताया अब्बू और दोनों बड़े भाई जल्दी नाश्ता कर लेते थे कि अपने अपने कामों पर जाना होता था। वो आराम से दिन चढ़े उठता था। हाँ, हो गई थी बात, खैरियत थी? हाँ अम्मी,
वो बिखरी चीज़ें समेटने लगी थी। परेशान है बेचारा, है ना? औलाद की कमी भी कैसी अजियत होती है। वो ही बोल रही थी। मैंने तो कहा बेटा फ़िक्र मत करो, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, टेस्ट वगैरह कराओ। अब तो साइंस भी है ना, सब करवा लिए हैं अम्मा, सब क्लियर है। डॉक्टर यही कहते हैं कि बस अल्लाह की तरफ से ही देर है। वह हंकारा भर कर रह गई। तुम क्यों मुझसे इतनी दूर भागती हो मेरी जान? मेरी मोहब्बत के जवाब में इतनी बेरुखी क्यों? क्यों मेरे दिल के टुकड़े किए रखती हो? इब्रार ऐसी बात नहीं है, महर ने होले से कहा था। वो दोनों पार्क में बेंच पर साथ साथ ही बैठे थे। तुम्हें पता है मैं इकलौती औलाद हूँ। तुम्हें पता तो है मैं इकलौती औलाद हूँ, तो मेरे माँ बाप की नज़र हमेशा मुझ पर ही रही है। मेरे उठने बैठने खाने पीने रोने हंसने तक का हिसाब रखा जाता है। मेरे लिए रोज़ रोज़ तुमसे मिलने आना और वक्त निकालना आसान नहीं है। और मेरी मोहब्बत का क्या? तुमसे मोहब्बत ही तो है जिसके लिए मैं सारे खतरे मोल लेकर आती हूँ। ये ना होती तो मैं यहाँ क्यों होती? इब्रार ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। मुझसे अब सब्र नहीं होता। मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है महर, हमेशा के लिए। कभी ऐसे मिलने आओ कि वापस ना जाना हो, बस यहीं रह जाना हो। वो मुस्कुरा दी। तो आओ ना मुझे लेने, घोड़े पर बैठकर शादियाने बजाते हुए आतिशबाजी के साथ किसी राजकुमार की तरह आओ और मुझे ले जाओ। सारा घर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। कोई दुल्हन कि उसके हाथों पर लगी हिना पर बड़ा रंग चढ़ा था। उसकी कलाइयों में चूड़ियां छन छन करती फिर रही थी। लंबे रेशमी बालों में गजरे बल खा रहे थे और कानों में आवेजे हलकोरे लेते थे। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना अम्मी? मरियम न जाने कितनी ही दफा माँ से पूछ चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है आईना झूठ बोल रहा है? उन्होंने हाथों के कटोरे में उसका चेहरा भरकर रसान से कहा था। मेरी चांद सी बेटी। ज़ियाद माँ बाप और भाइयों के साथ आया था। वो अहद बांधने जो सारी उम्र के लिए था। वो अहद जो उस खूबसूरत अंगूठी पर तहरीर था। तुम्हारा, तुम मेरी, तुम मेरे, हाँ मेरे। अच्छी चाल चल गए भाई साहब, सही खेल खेल गए। छोटे ताया ने बीवी से कहा था। मंगनी हो चुकी थी और अब खाना सर्व किया जाना था। अरशद की बेतहाशा दौलत को जायज़ तरीके से अपनी तिजोरी तक ले जाने का सही रास्ता ढूंढा है भाई साहब ने। अब छोड़ें भी, उन्होंने नखुवत से कहा। हमारी बला से, हम तो 3 में न 13 में। हमें तो इस रुपए पैसे से अव्वल दिन से कोई फैज़ ना मिला जी। पहले भी कुत्ते बिल्लियां खा रहे थे, अब भी खाएंगे। उन्होंने सर झटक कर बीवी को देखा। मरियम की हम उम्र है ना महर भी। हमने नहीं सोचा इस बारे में कभी सोनिया बेगम। इतनी सी तो उम्र है अभी। शहनाज को तो आखिर आ रही है। मैं तो अभी से अपनी बेटी के सर पर नहीं थोप रही कोई भी नई जिम्मेदारी। सुकून से पढ़े मेरी बच्ची, तब की तब देखूंगी। कुछ याद आने पर वो शोहर के नज़दीक हुई। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। मुझे अम्मी के घर कागजात की फाइल मिल गई है। चलो ये फरीज़ा भी पूरा हुआ। ताया अब्बू ने लंबी सांस भरी और सोफे पर नीम दराज हो गए। ताई अम्मी भी पास ही बैठी चूड़ियां उतार रही थी। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। पता है ना आपको, यहाँ हासदों की कमी नहीं है। उससे जलने वालों की तोपों का रुख अब हमारी तरफ हो चुका है। वो जरा रुकी। कई सुरगोशियां सुनी हैं आज मैंने कि इस मंगनी का मकसद बस अरशद की जायदाद को हथियाना है। दफा करो उन वाहियात बातों को। उन्होंने नाक से मक्खी उड़ाई। ये सब मैं तब से सुन रहा हूँ जब से अरशद की फैक्ट्री संभाली है। अपनी हक हलाल की कमाई से फल भी खरीदता हूँ तो सब यूं देखते हैं जैसे उसके पैसे पर ऐश कर रहा हूँ। तुमने तो आज सुना है, मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ। उन्होंने रसान से कहा। एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, यही बेहतर है। अब एक अच्छी सी चाय पिला दो। ताई अम्मी हंकारा भर कर रह गई। अम्मी वो कनूदगी में थी जब मरियम ने होले से उन्हें पुकारा था। माहीन उनकी बगल में लेटी धुत सो रही थी। एक बात बताएंगी? पूछो। उसने उनकी तरफ करवट ली थी। ये छोटी ताई आपसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? तुम्हें किसने कहा सोनिया कि वो मुझसे नफरत करती है? वो तंजिया सा हंसी। ऑफ कोर्स अम्मी, मैं अंधी या बहरी नहीं हूँ। हमेशा से मैं यही देखती आ रही हूँ और सुनती आ रही हूँ कि कितने हद तक आमेज अंदाज में वो आपको डील करती हैं। हमेशा से उनका यही रवैया रहा है हम सब के साथ। बस उसकी नेचर ही ऐसी है, बिला वजह का गुस्सा करना। बहुत देर बाद उन्होंने कहा था, तुम सो जाओ, फिर सुबह उठती नहीं हो। रात खामोशी से अपने फरीज़े सर अंजाम दे रही थी।
اندھیرا چہار سوپ پھیلا، ہر ذی نفس کو لوریاں سنا رہا تھا۔ اپنے بستر پر چت لیٹی سونیا چھت کو گھور رہی تھی۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری ہے شہناز، کتنی خوبصورت آنکھیں، گڑیا سی ہے میرا بچہ۔ انہیں تب سے اس سے نفرت تھی، تب سے جب وہ پیدا ہوئی تھی۔ اس نے اس کی ماں کو چھین لیا تھا۔ صبر کرو بیٹا، بس جو اللہ نے لکھ دیا، بس رو مت، جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، بس میری بیٹی۔ ماں باپ کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ان کے گھر ہی آ گئی تھی، اور تب سے وہ جنگ شروع ہوئی تھی، وہ جنگ جس میں وہ ہمیشہ جیت جاتی تھی۔ ہر مقابلہ، ہر بازی وہ اپنے نام کر لیتی تھی۔ وہ ان سے زیادہ خوبصورت تھی، زیادہ لائق، زیادہ سمجھدار اور سگھر۔ یوں کہیں کہ وہ اجالا تھی جس میں وہ چھپ جاتی تھی۔ ہمیشہ میرا حق مارا ہے اس نے، پہلے میرا گھر، میری ماں، میرے دوست، میرے نوالے، میرا نصیب، اور پھر میری چاہت۔ ارشد اماں کا بھانجا تھا، اور ان کی محبت شہناز کے آنے سے بھی بہت پہلے سے، اس سے بھی بہت پہلے سے، وہ ہمیشہ خود کو اس کے ساتھ ہی دیکھتی آئی تھی۔ شہناز، وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ تو ارشد کا رشتہ شہناز کے لیے لے کر آئی تھی، تو یہاں بھی اس کے تئیں اس کا حق مارا گیا تھا۔ اماں کا سب سے ذہین، فطین اور امیر بھانجا ان کی چہیتی کے لیے، اور بچا کچا ماں بیٹی کے لیے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کوئی کسی سے کیوں حسد کرتا ہے، کوئی کسی سے کیسے نفرت کر لیتا ہے۔ کب یہ طے ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور دوست کون؟ کیا اس وقت جب ہم خود کو اپنے ہی بنائے گئے ترازو میں کسی کے ساتھ تولتے ہیں اور خود کو ہلکا پاتے ہیں؟ کیا یہ ہلکا پن جو حسد میں بدل جاتا ہے وہ ہے جو ہمیں بے بس کر دیتا ہے؟ کیا تب یہ نفرت میں ڈھل جاتا ہے جب یہ محبت نہیں بن پاتا؟ تب جب ہم یہ زیادہ سوچتے ہیں کہ کوئی ویسا ہے تو کیوں ہے، بجائے یہ سوچنے کے کہ ہم جیسے ہیں ویسے کیوں ہیں۔ اگلی صبح معمول کے مطابق طلوع ہوئی تھی۔ سب ویسا ہی تھا جیسے پہلا، لیکن کچھ تبدیلیاں تھیں جو زندگیوں میں گھل چکی تھی۔ زیاد اپنے بستر پر لیٹا فون کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اس کی کزن تھی، اب منگیتر کا درجہ پا چکی تھی، دلہن بنی، کسی بات پر دھیما سا مسکراتی ہوئی۔ تجھے کوئی اور لڑکی پسند ہے؟ وہ باز گشت ہوئی تھی، وہ ویسے ہی لیٹا اس تصویر کو گھورتا رہا۔ چھوٹے تایا کے پورشن میں وہ دونوں میاں بیوی سر جوڑے بیٹھے تھے۔ جو کچھ ہے میری ماں کا ہے، تو اب قانونی طور سے بس میرا ہے، کوئی حصے بکھرے نہیں ہوں گے۔ اب کی بار میں اپنے حصے میں سے ایک آنا ٹکا نہیں دوں گی اسے، وہ نخوت سے کہہ رہی تھی۔ اندر کمرے میں مہر فون پر لگی ہوئی تھی۔ تم نے وعدہ کیا تھا آج کالج کے بعد مجھے ملو گی، دیکھو آج وعدہ خلافی مت کرنا۔ وہ مسکرا دی۔ وہی صبح اس تیسرے گھر میں بھی دستک دے چکی تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں تیار شیار ناشتے کی میز پر تھیں، روز جیسا ناشتہ، وہی تیاری۔ بس بدلاؤ یہ تھا کہ اب وہ لڑکی بڑی میٹھی نظروں سے، بڑی چاہت سے بار بار اپنی انگلی میں پڑے اس چھلے کو دیکھتی تھی۔ اس غلیظ اور پرانے سے پیوند لگے چولے کو گلے میں ڈالے اس آدمی نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اس کی چنی چنی سی سیاہ آنکھوں میں تیرتی وحشت بھی اسے ڈگمگا نہ سکی تھی۔ ہولے سے چادر کا کونا سر پر ڈال کر وہ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کیا چاہت ہے تیری؟ اس کی آواز بڑی منحوس تھی، یوں جیسے رات کے سناٹے میں کوئی جانور دوسرے پر غرا رہا ہو۔ اس خاندان کی تباہی، وہ تو تیرا بھی خاندان ہے، اگر تجھے یاد ہو تو۔ آخ تھو! اس نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ اس آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی، اس کے غلیظ دانت واضح ہونے لگے تھے۔ کس حد تک جا سکتی ہے تو اپنی چاہت کے حصول کے لیے؟ وہاں تک جہاں تک کوئی حد نہ رہے۔ اس نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ بدلے میں کیا دے گی؟ اب کہ اس نے اسے بغور دیکھا، وہ للچائی ہوئی نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر سے کپڑا سرکا دیا۔ وہ سب جو تیری چاہت ہوگا۔